चलिए बच्चों, आज हम लोग चालू करते हैं। जो 10th क्लास का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है लाइट, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में इसके सवाल रिलेटिवली ज़्यादा भी पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है। तो तरह तरह के सवाल बन सकते हैं। और ये थोड़ा लंबा चैप्टर भी है क्योंकि इसमें हम लोग स्पेरिकल मिरर्स भी पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग लेंसेज भी पढ़ेंगे। तो जो हमारा मिरर्स वाला सेक्शन है उसका टॉपिक का जो एग्जैक्टली नाम है वो लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन। जो लेंस वाला चैप्टर जो सेक्शन है उसका नाम है लाइट एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, आगे बाद में हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। चलिए बिना देर के हम चालू करते हैं। अभी मान लीजिए आप कभी डॉक्टर के पास गए, कभी किसी डेंटिस्ट के पास गए हैं। आप देखे होंगे डेंटिस्ट आपका गम्स को देखने के लिए कुछ मिरर्स यूज करते हैं। आप अगर उस मिरर को अपने फेस के पास लाएंगे तो आपका फेस काफी बड़ा नजर आता है। इसी तरह से आप अगर कभी बाथरूम्स में जाएंगे, होटल्स वगैरह में, तो वहां पे सेविंग मिरर लगा हुआ रहता है। अगर आप उस सेविंग मिरर से काफी दूर है तो आपको अपना इमेज काफी ब्लर सा दिखता है, लेकिन अगर नजदीक जाएंगे, मिरर के नजदीक जाएंगे, तो आपका फेस काफी बड़ा सा दिखता है और सीधा दिखता है। इस तरह से आपको कभी फैसिनेट किया होगा कि जनरली हमारे जो घर में हम लोग मिरर यूज करते हैं उसमें तो मेरा पिक्चर मुझे एज इट इज दिखता है, लेकिन अलग अलग जगह मुझे अलग अलग मिरर्स देखने को मिलते हैं। तो इसका वजह क्या है, वो किस एप्लीकेशन के लिए उस जगह पे यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज है, जब आप पार्किंग करते हैं, स्पेशली जब हम 4 व्हीलर्स पार्किंग करते हैं, एक तो हमारा गाड़ी का साइड व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर है, लेकिन पार्किंग गेट्स पे भी आप देखे होंगे बड़ा सा स्टील का एक बॉल जैसा, कटा हुआ बॉल जैसा रहता है, जहां पे कि आप अपना बैक साइड को देख सकते हैं। तो इस तरह के पार्किंग गेट्स में हम लोग भी मिरर्स को यूज करते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग मिरर्स को यूज करते हैं। तो आपको ये जरूर फैसिनेट करता होगा कि कहाँ पे कौन सा मिरर का यूज करते हैं। तो चलिए बिना देर के हम चैप्टर का शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो व्हाट इज लाइट। रोशनी क्या है? तो रोशनी एक ऐसा एनर्जी है जो हमारे आंखों पे कुछ सेंसेशन क्रिएट करता है। हमारे आंखें उसको डिटेक्ट कर सकता है, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिस तरह से अगर कहीं पे हीट निकल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा स्किन उसे फील कर सकता है, गर्म है या ठंडा है। उसी तरह से कोई ऐसा एनर्जी जो हमारे आंखों में सेंसेशन क्रिएट करता है, हम उसको क्या बोलेंगे, लाइट। चलिए इस बात को लिखते हैं। So light is a form of energy, is a form of energy that causes sensation in our eyes, for which we are able to see the world around us. इसी रोशनी की वजह से तो हम अपनी पूरी दुनिया को देख सकते हैं। आप सोचिए, जिनके पास आंख नहीं है, क्या ये इस दुनिया को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। वो जीवन में काफी खालीपन महसूस करते हैं, किसी को शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ देख नहीं सकते हैं। आप सोचिए, जैसे ही कुछ वैकेशन हमारा चालू होता है, हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं, माउंटेन रीजन्स में जाते हैं, कहीं आप कभी रिलीजियस प्लेसेस में भी जाते हैं, सी बीचेस में जाते हैं। क्यों जाते हैं? घूमने के लिए जाते हैं। हमें साइट सीइंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हमें ये समझना कि लाइट हमारे आंखों पे कैसे सेंसेशन क्रिएट करता है, कैसे हम इन चीज़ों को देख पाते हैं, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। सो ये बेसिक डेफिनेशन है लाइट का, कि लाइट एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जो कि हमारे आंखों के द्वारा सेंस हो सकता है और वो हमारे आंखों को देखने के लिए मदद करता है। हम उसी लाइट के जरिए ही पूरे दुनिया को देख पाते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले आते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट।
आप बोलेंगे स्पेक्ट्रम सर हम तो पहली बार ये सुन रहे हैं। देखिए स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, लाइट जो एनर्जी है, एनर्जी के उस एनर्जी का बहुत बड़ा बैंड है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग, आप अगर रेनबो देखेंगे, जो हमारा रेनबो होता है उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। लेकिन जो लाइट है, जो हमारा सन रेज है, जो सूरज से किरणें आते हैं, उसमें सिर्फ 7 कलर नहीं है या 7 कलर का मिक्सचर नहीं है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट लाइट रेज है। लेकिन उनमें से हम केवल सिर्फ 7 को ही देख पाते हैं। तो हम ये लिखते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सो क्या 7 कलर हम देख पाते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है यहाँ पे तो बनाना मुश्किल है, बट फिर भी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो रेनबो, रेनबो में जनरली हम लोग 7 कलर्स को देखते हैं। हम इनका एक डायग्राम भी बना सकते हैं। सबसे पहले आते हैं वायोलेट, वायोलेट। द नेक्स्ट वन इज इंडिगो। इंडिगो एयरलाइंस नहीं, ये इंडिगो कलर है। देन ब्लू, नीला रंग। देन ग्रीन, हरा रंग। देन येलो, येलो यानी पीला। देन ऑरेंज, ऑरेंज यानी नारंगी। और फिर रेड। जब हम आगे क्लासेस में बढ़ेंगे, 11th 12th में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है। और इसके बाद भी अलग अलग तरह के रेडिएशंस हैं। लाइट इज ऑल्सो अ रेडिएशन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे जो रेडिएशंस है उनका कलर सिर्फ इन 7 तक सीमित नहीं है, इन 7 में लिमिट नहीं है, इन्फिनिट नंबर ऑफ रेडिएशंस है। फॉर एग्जांपल, रेड के आगे हमारा है इंफ्रारेड रेज, जो हमारा अर्थ का सरफेस का जो टेम्परेचर राइज करता है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर राइज करता है, उसके लिए ये वाला रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरह से वायोलेट से पहले आता है हमारे पास अल्ट्रा वायोलेट रेज, अल्ट्रा वायोलेट रेज, सॉरी वायोलेट, वायोलेट अल्ट्रा वायोलेट रेज, जिसको कि हम लोग यूवी रेज भी बोलते हैं। आप लोगों ने ये सुना भी होगा, ओजोन डिप्लीशन की वजह से यूवी रेज अर्थ के सरफेस तक पहुंचते हैं। तो खैर ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। अभी 9th क्लास में आप लोगों ने जब साउंड वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां पे आप लोगों ने जरूर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, वो है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। मैं यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को c लिखता हूँ। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है। वहां पे हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी को कहीं कहीं पे न्यू लिखा जाता है, सो न्यू लैम्डा इज इक्वल टू v। हमने ये पढ़े थे 9th में। सेम टू सेम इक्वेशन हमारे लाइट के लिए भी एप्लीकेबल है। और हम लाइट का जो स्पीड है उसको क्या लिखते हैं? c। फ्रीक्वेंसी को f लिख सकते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा लिखते हैं। तो अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, लाइट के किन हिस्सों को हम देख पाएंगे, आप बोलेंगे हम लाइट के अरबों खरबों रेडिएशंस होंगे, अरबों खरबों कलर्स होंगे, लेकिन हम सिर्फ कुछ ही कलर्स को देख पाएंगे। कौन से कलर्स को? इन 7 कलर को, या फिर लाइट का उस पोर्शन को देख पाएंगे जिस पोर्शन का जो हमारा वेवलेंथ है वो हमारा 350 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर में रेंज करता है। हम इन वेवलेंथ को ही सिर्फ देख पाएंगे। ध्यान से देखिए, कहीं कहीं पे आपको ये 380 भी दिखाई देता है, 380 भी मान सकते हैं। 380 टू 760 नैनोमीटर, जिनका जिस रेडिएशंस का वेवलेंथ होगा हम उन रेडिएशंस को देख पाएंगे। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 38
760 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। ये जो ए के ऊपर डॉट है इसको हम क्या पढ़ते हैं? एंगस्ट्रॉम। साइंटिस्ट का नाम है एंगस्ट्रॉम। दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। नैनो यानी 10⁻⁻9, एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10। बस इतना ही अंतर है। सो दिस इज द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। मैं एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप वो डेफिनेशन भी करेक्ट है। कभी अगर आपको एग्जाम में अगर आप वो भी लिखते हैं तो भी उसको माना जाएगा। लाइट is considered to be energy in form of radiations रेडिएशन को भी हम लाइट बोल सकते हैं। लाइट इज कंसिडर्ड टू बी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। सो फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमारे आंखों को पूरी दुनिया को देखने के लिए मदद करता है। और इस लाइट में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रेडिएशंस है, इन्फिनिट नंबर ऑफ रेडिएशंस है। जिन रेडिएशंस को हम देख पाते हैं, ह्यूमन आइज परसीव कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। एंड दे आर कंप्राइज्ड ऑफ दीज 7 कलर्स। ये 7 कलर्स हैं। इनको विबग्योर भी बोलते हैं। आप इसको इस एब्रिविएशन से भी याद रख सकते हैं, नोन एज विबग्योर। ठीक है, चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने तो यही बताया कि लाइट की वजह से हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। तो अभी सवाल उठता है कि लाइट पड़ने से ऐसा क्या होता है कि हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। लाइट पड़ने से मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। जब लाइट पड़ता है तो लाइट में तो इन्फिनिट नंबर ऑफ रेडिएशन है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट जिस रेडिएशन को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, अपने से लाइट आया, टकरा के वापस आया, जिस रेडिएशन को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है वो हमारे आंखों में पड़ता है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सो हम लिख सकते हैं when light falls on an object, it is reflected by the object. When the reflected light falls on our eyes, we see the object, हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसका मतलब हम पूरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, जरूर उनमें से या उनके ऊपर जो लाइट गिर रहा है उनसे रिफ्लेक्ट होके मेरे आंख पे आ रहा है और उसी के वजह से मैं उन ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा हूं। सवाल उठता है तो फिर सबके कलर अलग क्यों है? कोई हमें हरा दिखता है, कोई नीला दिखता है, कोई पीला दिखता है, कोई लाल दिखता है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है, जो ऑब्जेक्ट जिस पार्ट ऑफ लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा उसका कलर वही नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑब्जेक्ट हमें ब्लू नजर आ रहा है, दैट मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स द ब्लू पार्ट ऑफ लाइट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। उस लाइट अगर उस पर पूरा का पूरा अपने जो सन से रेज आ रहे हैं, पूरा लाइट उस पर गिर रहा है, अगर उसका कलर ब्लू नजर आ रहा है, इसका मतलब जो पोर्शन ऑफ लाइट को वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कौन सा पोर्शन है? ब्लू।
तो हम लिखते हैं द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स on the light, on the not say light, on the radiation यानी part of light that is most reflected by the object। यानी जो ऑब्जेक्ट जिस लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा उसका कलर वही नजर आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 मिनट बस। चलिए हम अपना आगे बढ़ते हैं। अभी सवाल ये उठता है, अच्छा सर ये बात तो आपने बताया कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख कैसे पा रहे हैं, हमारे चीजों को कैसे देख पा रहे हैं, लेकिन अभी लाइट ट्रेवल कैसे करता है, जाता कैसे है, आड़े टेढ़े जाता है, ऊपर नीचे होके जाता है, सीधा जाता है, किस तरह से जाता है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए सीधा सीधा समझ सकते हैं लाइट किस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, एक क्यूब जैसा कुछ डब्बा आपके घर पे पड़ा है, ये डब्बा जमीन पे ही रखा है, यहाँ पे आपका बल्ब जो है, बल्ब मेरा है, बल्ब से लाइट आ रही है, हर जगह लाइट जा रही है, तो जो पोर्शन लाइट इसके ऊपर आएगा वो पीछे पहुंच जाएगा। जो पोर्शन ऑफ लाइट यहाँ पे इस वाले सरफेस में गिर रहा है वो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में मान लेता हूं कि मेरा ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, ये लाइट इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। अगर लाइट क्रॉस नहीं कर पाएगा तो यहां से जो लाइट आएगा वो यहीं पे रुक जाएगा, पीछे जा ही नहीं पाएगा, जो ऊपर आ रहा है वो पीछे चला जाएगा। तो हमको देखने को मिलता है इसका एक शैडो बन जाता है, और ये शैडो जो रीजन बनता है ये डार्क रहता है, यानी इस हिस्सों में लाइट पहुंचा ही नहीं, उसको किसने रोक दिया, ये मेरा जो सरफेस है वो इसके लाइट के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बन गया और लाइट को रोक दिया। और हम देख सकते हैं जो एजेस बने हैं वो भी बिल्कुल बिल्कुल शार्प एजेस बने हैं। शार्प एजेस बनाए इसका मतलब जो लाइट इसके जस्ट बाजू से गुजरा है वो पीछे पहुंच गया है। इसका मतलब मैं ये जरूर बोल सकता हूं, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए आप अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। सारे लाइट्स को बंद कर दीजिए, सिर्फ एक मोबाइल का जो टॉर्च लाइट होता है उसको ऑन रखिए, किसी किताब पे किसी टेबल को ऊपर उसको रखिए, तो आपको टेबल का एक शार्प बाउंड्री नजर आएगा। बाकी अगर घर के सारे लाइट्स ऑन रखते हैं तो शार्प बाउंड्री नजर नहीं आता है, फ्रिंजेस नजर आते हैं। उसको हम पढ़ेंगे भी आगे जाके, डिफ्रैक्शन करके एक कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप सारे लाइट्स को बंद कीजिए, एक छोटा सा टॉर्च लाइट लीजिए, आप देख सकते हैं कि क्लियरली हमें शार्प एजेस मिलते हैं। सो आई कैन से लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और इस तरह का मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम एक बार लिखते हैं। लाइट ट्रेवल्स in a straight line and this phenomena is called as rectilinear
रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर क्यों? रेक्टिलिनियर, लीनियर यानी एक लाइन में, तो उस एक लाइन को हम लोग थोड़े अच्छे टर्म्स में बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है। सो एक बार ऑब्जेक्ट्स का भी मैं क्लासिफाई कर दे रहा हूं, जो हमने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। हमने 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स देखे थे। जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमने देखा था दैट वाज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है, यानी when you stand in front of a transparent object you can clearly see the back side of the object। जब आप किसी फॉर एग्जांपल ग्लास स्लैब के सामने खड़े हैं, यानी घर में आपका अगर विंडो के कांच प्योरली ट्रांसपेरेंट है, तो क्या होगा, आप डायरेक्टली पीछे घर के बाहर यानी विंडो के पीछे जो भी है उन ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली देख सकते हैं। उस तरह का ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वी कैन clearly see objects behind। So transparent object, we can clearly see object behind the transparent material, transparent, we can clearly see objects behind transparent materials। That means light completely passes through them। तभी तो हम देख पा रहे हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे जो भी लाइट है वो हमारे आंखों में पूरा का पूरा पहुंच पा रहा है। इसका मतलब लाइट पूरा का पूरा उस ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करके हमारे आंखों में पहुंच रहा है। तो हम इसी के लिए बोल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कैसा है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। ये बस पुराने कंसेप्ट है, मैं एक बार रिवाइज कराना चाह रहा था। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जब हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के सामने खड़े होते हैं तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के पीछे जितना भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनको क्लियरली नहीं देख पाते हैं। एक हेजी सा या क्लाउडी पिक्चर नजर आता है, यानी कि लाइट कैन नॉट कंप्लीटली पास थ्रू देम। ठीक है, सो वी कैनॉट we cannot clearly see the objects behind them यानी हमारा जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, we cannot clearly see the objects behind them, that is light we cannot clearly see or we can partially see। we cannot clearly see or we can partially see। partially यानी कुछ कुछ हिस्सा हम देख पाते हैं, कुछ हिस्सा हम अच्छे से नहीं देख पाते हैं। हेजी सा क्लाउडी सा इमेज बनता है। पार्शियली क्लाउडी या धुंधला, क्लाउडी यानी धुंधला, हेजी।
hazy picture. We cannot clearly see the objects behind them, or we can see partially, That is, light does not completely pass through them. लाइट पूरा पूरा उनके थ्रू पास नहीं होता है। एक और ऑब्जेक्ट जो बच गया वो है ओपेक ऑब्जेक्ट, उसको भी लिख लेते हैं एक बार। सो ओपेक ऑब्जेक्ट, मैं ये डायग्राम एक बार मिटा देता हूं, मुझे जगह चाहिए, नहीं तो जगह नहीं बचेगा। सो ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट हर वो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप एक लोहा का दरवाजे के सामने खड़े हो गए तो पीछे क्या है हमको बिल्कुल भी नहीं दिखता है, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट। सो वी कैनॉट एट ऑल सी द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड them, that is they completely obstruct the light, obstruct यानी रोक देना, रोका, लाइट को रोक देना, obstruct the light or light does not pass through them। हम ये जरूर बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो कोई नया चीज था नहीं, ये आप लोगों ने ऑलरेडी 8 क्लास में पढ़ रखे हैं, तो बस मैं रिवाइज कराना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे अभी तक हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी में बेसिक इंट्रोडक्शन में बता रखा है, लेकिन फिर भी चैप्टर में एंटर करने के लिए हमें चैप्टर का कुछ प्रिल्यूड पता होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा गहराई से देख रहे हैं। बाकी इसके नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग एक्चुअल चैप्टर में एंटर करेंगे, लेकिन फिर भी हमने अभी तक जो डिस्कस किया है दैट इज वेरी मच रेलेवेंट टू आवर सिलेबस एंड वेरी मच रेलेवेंट टू द टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन। सो द नेक्स्ट इज ये है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अब 3 फेनोमेना ऑफ लाइट। देखिए जब भी लाइट, सबसे पहले मीडियम समझिए, मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक ग्लास का स्लैब है, ये हमारा ग्लास है, सो ग्लास है, ये है एयर, इसको हम क्या बोलते हैं, एयर ग्लास इंटरफेस। यानी ये जो सरफेस है उसका एक हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा एयर को एक्सपोज्ड है, नीचे वाला हिस्सा ग्लास को एक्सपोज्ड है। इस तरह का जो सरफेस है हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। तो जब भी लाइट, तो एक मीडियम हो गया एयर, दूसरा मीडियम हो गया मेरा ग्लास। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, लाइट अभी एयर में ही ट्रेवल कर रहा था, जब ये अभी ग्लास के सरफेस पे टकराया तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है कुछ पार्ट ऑफ लाइट, लाइट क्या है, एनर्जी है, कुछ एनर्जी को ग्लास क्या करेगा, अपने से बाहर निकाल, अपने से जाने देगा। हो सकता है कुछ हिस्से को ग्लास क्या करे, वापस भेज दे, अपने से आया, टकराया और वापस चला गया, और कुछ हिस्सों को खुद खा जाए, कुछ हिस्सों को खुद खा जाए। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। यानी मान लीजिए मैं आपको कुछ रुपया दिया, हो सकता है आप वो रुपया सारा का सारा पॉकेट में रख ले, हो सकता है कुछ हिस्सा आप दान कर दें, हो सकता है कुछ हिस्सा आप वापस मुझे लौटा दें। तो 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप खुद खा जाएंगे, या तो किसी दूसरे को देंगे, या फिर क्या करेंगे, या फिर मुझे वापस रिटर्न कर देंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरा
उस पे जो भी इंसिडेंट लाइट है, उस पे जो भी लाइट गिरता है, वो क्या करता है, उस लाइट को खा जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तब हम उस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। जब वो लाइट को अपने थ्रू पास होने देता है, हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन। क्यों ट्रांसमिट होने दे रहा है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो गया, चला गया, पेनिट्रेट हो गया, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। तीसरा फेनोमेना क्या है, रिफ्लेक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आया तो दूसरे मीडियम ने मना कर दिया कि आप नहीं आ सकते इधर, वापस जाइए, तो रिटर्न हो जाइए, तो रिटर्न यानी उसको वापस भेज दिया। इस तरह का बाउंसिंग बैक को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए मैं दोबारा बताता हूं कि हमारे पास तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो जो रेज हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए, या फिर उनके थ्रू पास कर जाए, या फिर रिफ्लेक्ट कर जाए, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, रिबाउंड बैक हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। तो चलिए तीनों का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार कि व्हेन इंसिडेंट रेज, अच्छा एक चीज मैं बोलना भूल गया हूं, लाइट क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लाइट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ए रे। एक बार इसको लिख लेते हैं पीछे जाके, एंड देयरफॉर light is considered to be रे। रे यानी रोशनी, तो इसलिए हम लाइट को जब भी दिखाना है एरो से दिखाते हैं, यानी किधर से आ रही है और किधर को जा रही है, उसका डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो चलिए, व्हेन इंसिडेंट रेज या एनर्जी, इंसिडेंट रे या एनर्जी, जो भी आप बोलिए लाइट को, व्हेन इंसिडेंट रे और एनर्जी इज absorbed or is absorbed by the medium it is called absorption by the medium. The phenomena is called absorption. कहीं कहीं किताब पे आपको एक और डेफिनेशन देखने को मिलता है, when it is the phenomena of intake of incident energy or light is called absorption. intake यानी ले लेना, ठीक है, उसको भी मैं लिख देता हूं, the phenomena of intake of light when light falls on a medium is called absorption. मीडियम क्या बोलेंगे, आप समझ में आया। कहीं पे जैसे कि हो सकता है कहीं पे ग्लास के बदले पानी का पूरा टब भरा हो, तो ऊपर का जो मीडियम है वो क्या है, एयर है, और जो टब है या फिर टंकी है, तो वो वाला मीडियम क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा उसका मीडियम। मीडियम कुछ नहीं, बस दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल थ्रू विच द लाइट इज पासिंग, द नेचर ऑफ मटेरियल और द नेचर ऑफ द एनवायरमेंट। समझ रहे, ये एनवायरमेंट किसका है, ग्लास का है, ये एनवायरमेंट किसका है, एयर का है, तो उस एनवायरमेंट को हम मीडियम बोल रहे हैं। सो मटेरियल मीडियम इंप्लाइज द एनवायरमेंट, सो हम इसको क्या बोलते हैं, मीडियम। एयर भी मीडियम है, ग्लास भी मीडियम है, कुछ और होता तो वो भी मीडियम होता, मीडियम। ग्लास हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्रांसमिशन, सो व्हेन इंसिडेंट रेज या एनर्जी, जो भी बोलना है बोलिए,
इंसिडेंट रेज या एनर्जी गेट्स transmitted through the medium or it penetrates यानी उसके अंदर भेद के जाना, penetrates or when incident rays or energies get transmitted through the medium or it penetrates through the medium the phenomena is called as transmission यानी पार हो जाना, आर पार हो जाना। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक है। व्हेन इंसिडेंट लाइट, व्हेन इंसिडेंट रे और एनर्जी गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक or reflected back or bounces back from the medium the phenomena is called as reflection। ठीक है, तो समझ में आया? अभी ध्यान से देखिए, हम लोग इस चैप्टर में ट्रांसमिशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसको हम आगे जाके क्या नाम देंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। और रिफ्लेक्शन अभी हम पढ़ने वाले हैं, वैसे कुछ अलग सा तो नाम नहीं है, रिफ्लेक्शन के नाम से ही हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको लिख लीजिए। पेनिट्रेट्स बोल सकते हैं या पासेस भी बोल सकते हैं, पासेस थ्रू द मीडियम, उसके अंदर से गुजरता है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, तो रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज भी होंगे, नियम कानून होंगे जरूर। कहीं पे भी हम जाते हैं, देश में भी हमारे नियम कानून है, तो रिफ्लेक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ नियम कानून तो होंगे। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं सरफेसेस। सॉरी बच्चों। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, अच्छा सबसे पहले हम ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन से जो सरफेसेस होंगे वो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होंगे, या कौन से मीडियम होंगे जो कि रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। देखिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें एक शाइनिंग सरफेस चाहिए। आप देखिए आप जब भी अपना कभी इमेज देख पाते हैं, कौन सा सरफेस में देख पाते हैं? या तो ग्लास का सरफेस हो, या फिर स्टील का, पॉलिश्ड स्टील का सरफेस हो। जंक लगा हुआ लोहे में आप अपना फेस देख पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन वही आप एक नया सा चम्मच खरीद लीजिए, चम्मच में आप अपना फेस को देख सकते हैं। तो हम ये जरूर बोल सकते हैं, ए शाइनिंग सरफेस ऑलवेज एक्ट्स एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड देयरफॉर वी कैन सी आवर इमेज। तो चलिए पहले इस बात को मैं लिख देता हूं, एनी स्मूथ शाइनिंग सरफेस which reflects most part of the light that falls on it
एक्ट्स एज अ मिरर। आप देखेंगे कोई भी रफ सरफेस होता है, हम अपना इमेज वहां पे क्लियरली नहीं देख सकते, स्मूथ सरफेस में देख सकते हैं। इनफैक्ट जो टाइल्स हैं, मार्बल्स है, अगर बहुत पॉलिश्ड मार्बल है या टाइल है, वहां पे भी हम अपना रिफ्लेक्शंस को देख पाते हैं। यानी मैं मिरर किसको बोलूंगा, ऐसा कोई सरफेस जहां पे की लाइट का, अगर कोई लाइट गिरती है तो मोस्ट पार्ट को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर दे। यानी एब्जॉर्प्शन कम से कम हो, ट्रांसमिशन भी कम से कम हो, नील हो, जीरो हो तो बहुत ही अच्छा है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक मिरर बोलेंगे या एक गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलेंगे। सो वही हमने लिखा है, एनी स्मूथ शाइनिंग सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट पार्ट, व्हिच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट पार्ट ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। यानी लाइट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को अगर वो रिफ्लेक्ट कर देता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी लाइट हमारे मिरर पे गिरता है, मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, छोटे क्लासेस में आप लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में देखे हैं कि लाइट जब भी गिरती है, लाइट जब भी गिरती है लाइट अगर मेरा मिरर में गिरती है इस तरह से, प्लेन मिरर को मैं दिखाता हूं, ये जो पोर्शन है हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड, जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, रिफ्लेक्टिंग साइड। इस साइड को हम बोलते हैं पॉलिश्ड साइड। पॉलिश्ड यानी हमने कुछ कोटिंग लगा रखे हैं, तो उस पॉलिश्ड साइड, ठीक है, पॉलिश्ड साइड, ठीक है, आप मैनेज कीजिए थोड़ा सा, लाइट, मोस्ट पार्ट ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, पॉलिश्ड साइड यानी जो पार्ट में हमने कोटिंग लगा रखा है, पॉलिश्ड साइड और कोटेड साइड। हमने ये जानते हैं, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल को रे नहीं लिखते हैं जनरली, कभी कभी आप लिख देते हैं तो नंबर दे भी देते हैं, लेकिन नॉर्मल इज नॉट ए रे, इट इज ए इमेजिनरी लाइन। ठीक है, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो लॉस क्या है। सबसे पहला जो लॉ है वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों जो लाइंस है हमारे, वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। मान लीजिए हमारा बोर्ड का प्लेन है तो इस बोर्ड पे ही लाई करेंगे या पेपर में ही लाई करेंगे। सो आई कैन राइट दैट इंसिडेंट रे normal at the point of incidence, at the point of incidence, and the reflected ray will lie on the same plane, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। और हमने ये भी पढ़ा है I इजिकल टू आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इजिकल टू एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो मैं लिख सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो इतना ही है इसमें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मिरर एंड हाउ दे आर मेड। सो मिरर को तो हमने डिफाइन कर दिया, अभी बनाते कैसे हैं। जनरली हम क्या करते हैं, मिरर्स ग्लास से ही बनते हैं, या फिर बहुत ही कोई शाइनिंग सरफेस है उसको हम मिरर के
जैसा व्यवहार कर सकते हैं, मिरर का जैसा हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, मान लीजिए ये आपका ग्लास का स्लैब है, एक ग्लास का थिकनेस है, मान लीजिए 5 mm का थिकनेस है, तो इसके पीछे हम क्या करेंगे, एक कोटिंग चढ़ा देंगे। ये कोटिंग किसका चढ़ाएंगे, ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट था, यानी अगर लाइट आता तो वो तो आर पार कर गया होता, लेकिन अब हमने कुछ कोटिंग लगा रखा है। कोटिंग यानी कुछ मेटल का कोटिंग हम लगाते हैं, जनरली जिंक, सिल्वर और एल्यूमिनियम का हम लोग यूज करते हैं। तीनों का रिफ्लेक्टिविटी काफी ज्यादा है, यानी जो भी लाइट उन पर गिरता है उनका रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा है, यानी जो भी लाइट गिरता है उनको वो रिफ्लेक्ट कर देता है ज्यादा से ज्यादा। हम चाहते हैं कि वही तो चाहते थे, कोई सा भी शाइनिंग सरफेस हो जो ज्यादा से ज्यादा पार्ट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे जो उस पर गिर रहा है, तो वो हमारा मिरर जैसा बिहेव कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, जिंक का एक प्लेटिंग कर देंगे या कोटिंग कर देंगे। जिंक या एल्यूमिनियम या सिल्वर से हम क्या करेंगे, कोटिंग कर देंगे। सिल्वर भी आप लोगों ने देखा होगा, सिल्वर जो है काफी शाइनिंग होता है, तो कोई सा भी शाइनिंग मटेरियल हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसा काम आ सकता है। लेकिन बड़ा बड़ा हम सिल्वर का तो यूज नहीं करेंगे मिरर जैसा, हम ग्लास रखेंगे, ग्लास के पीछे क्या करेंगे, उनका कोटिंग लगा देंगे। और कोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम एक पेंट भी लगा देंगे, एक पेंट भी लगा देंगे, सो दैट इरोजन ना हो। जैसे कि जिंक है, सिल्वर है, अगर वो कोटिंग ही इरोड हो गया यूज करते करते, तो फिर हमारा मिरर फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कुछ पोर्शन निकल जाएगा, तो अच्छा मिरर नहीं रहेगा। तो कोटिंग का इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए पेंट लगाते हैं। और कोटिंग जनरली जिंक कोटिंग जो हमारा रहता है, दैट इज जनरली डन विथ जिंक, एल्यूमिनियम या सिल्वर, तीनों को यूज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम जिंक और सिल्वर को यूज करते हैं। सो मैं ये लिखता हूं, बैक साइड ऑफ द मिरर जनरली we use glass to make mirror. We coat the back side of glass with zinc और एल्यूमिनियम और सिल्वर, सिल्वर को एजी से भी लिख सकते हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। to form the reflecting surface, then we paint the coating to avoid its erosion। इरोजन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं। तो पेंट भी चढ़ा दिया हमने, बस इतना ही हम करते हैं एक मिरर बनाने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने तरह के मिरर्स होते हैं। जनरली आप लोगों ने 8वीं, जब आप 6 या 7th में थे तो आपने प्लेन मिरर ही पढ़ा था। जब 8वीं क्लास में गए तो आपने स्पेरिकल मिरर या फिर कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर का बस इंट्रोडक्शन पढ़े थे। तो अभी तो हम लोग उसको बहुत ही डिटेल में देखने वाले। चलिए अच्छा ठीक है, स्पेरिकल मिरर से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। जब भी आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, सबसे पहला आपको अपना इमेज ना तो ज्यादा बड़ा ना तो ज्यादा छोटा नजर आता है, आप जिस साइज के हैं उसी साइज का नजर आता है। तो हम ये बोल सकते हैं द साइज ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आर इक्वल, ठीक है। और इसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर आपसे 5 टाइल्स पीछे है, तो आपका जो इमेज होगा वो मिरर के और 5 टाइल्स पीछे होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूरी में है, मेरा इमेज भी मिरर से उतना ही दूरी में है। सो द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द
मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। एक और चीज, आप जैसे ही खड़े होते हैं, अगर सीधा खड़े हैं तो आपका इमेज भी सीधा होता है, अगर किसी आदमी को हम लटका के खड़ा कर दें तो उसका इमेज भी उल्टा रहता है। इसका मतलब आई कैन से द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, यानी सीधा सीधा रहता है। और चौथा पॉइंट वो है, जब भी हम मिरर जब भी हम अपना दाहिने हाथ ऊपर खड़ा करते हैं, हमें हमें ऐसा नजर आता है या ऐसा लगता है कि हमारा जो इमेज है वो अपना बाएं हाथ को खड़ा कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी में लैटरल सिमेट्री है, लेफ्ट राइट सिमेट्री है। मिरर क्या करता है, मिरर में हमें जो इमेज दिखता है वो लेफ्ट राइट इन्वर्टेड रहता है, यानी लेफ्ट राइट उल्टा होता है। तो जो हमारा राइट है वो लेफ्ट जैसा दिखता है और जो हमारा लेफ्ट है वो राइट जैसा दिखता है। सो दैट इज नोन एज लेफ्ट राइट इन्वर्जन, या फिर अच्छा वर्ड क्या है, लैटरल इन्वर्जन। चलिए उसको, ये चारों प्रॉपर्टीज को हम लिखते हैं। तो साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वल, image and object are equidistant from the mirror, equidistance from the mirror। तीसरा है image is erect एंड वर्चुअल। वर्चुअल क्या है हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी के लिए बस ये ध्यान रखिए, वर्चुअल है एंड इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, डबल लिख दिया मैंने, डबल टी लिख दिया, वो एक ही टी है। और वर्चुअल, वर्चुअल यानी इमेज व्हिच कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन, यानी जिस इमेज को हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, उस इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। रियल इमेज किसे बोलेंगे आगे पढ़ेंगे भी, जिसको हम स्क्रीन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आपने अगर ओपन एयर थिएटर में बैठते हैं तो प्रोजेक्टर रहता है, वो क्या करता है, जो हमारा मूवी है, जो भी फिल्म है, उसको कास्ट करता है। तो उस तरह का इमेज को हम क्या बोल सकते हैं, रियल इमेज, जो कि हम एक स्क्रीन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जिस इमेज को हम पकड़ नहीं सकते, कहीं पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, उस तरह के इमेज को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। सो इमेज व्हिच कैन नॉट बी, ये सब बताएंगे आगे भी अच्छे से, which image which cannot be projected on a screen। ठीक है, अभी आते हैं स्पेरिकल मिरर्स पे। मान लीजिए जिस तरह से हमने प्लेन मिरर का बात किया, उसी तरह से हमारे पास एक स्पीयर हो, ग्लास का स्पीयर हो। इसका फॉर एग्जांपल अगर मैंने अंदर वाले साइड को कोटिंग कर दिया, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं अंदर वाले साइड को कोट कर दूं, या फिर मैं अंदर वाले को कोट कर दूं, या फिर मैं बाहर वाले को कोट कर दूं, बाहर वाला सरफेस को मैं कोट कर दूंगा। लेकिन अगर ऐसा होगा, अगर मैं यहां से कुछ लाइट फेंकता हूं तो लाइट तो मेरा इस स्पीयर के अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे कट लगाऊंगा, यहां पे भी एक ऐसा कट लगाता हूं। अब मेरे पास कैसा मिरर से, दो मिरर से, एक मुझे ऐसा दिख रहा है और एक मिरर मुझे ऐसा दिख रहा है, ये वाला ऐसा दिख रहा है। ये है उसका रिफ्लेक्टिंग साइड, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये पॉलिश्ड साइड है, या कोटेड साइड, जो भी आप बोलिए, पॉलिश्ड साइड। सेम ऊपर इस तरफ रिफ्लेक्टेड है, उस तरफ कोटेड है, यानी मेरा लाइट जो है इधर से आएगा, यहां से रिफ्लेक्ट हो सकता है, यहां पे भी मेरा लाइट यहां से आएगा और रिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो अगर हम एक स्पीयर लें, उसका या तो अंदर की सरफेस को या बाहर की सरफेस को कोटिंग कर दें और उसका एक पोर्शन को काट लें, तो हमारा वो क्या बन जाएगा, स्पेरिकल मिरर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए इस बात को लिखते हैं। मिरर, मिरर्स which form mirrors which form part of
मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा लिख सकते हैं, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस forms part of a sphere are called spherical mirrors। ठीक है, अब आते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स। देखिए, जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड बल्ज्ड आउट है, बाहर की तरफ है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ धंसा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्केव। कॉन्केव मिरर whose reflecting surface is curved inwards, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, या फिर bulged in is known as, आगे आप लिख लीजिए, इज नोन एज कॉन्केव मिरर। उसी तरह से वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटसाइड या फिर बल्ज्ड आउटसाइड, जैसा बोलना है बोलिए आप, बल्ज्ड आउटसाइड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर बाहर निकला हुआ है तो कॉन्वेक्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर धंसा हुआ है तो कॉन्केव। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए क्या हो रहा है हमारे पास मैं मान लेता हूं एक कॉन्केव मिरर है। सो ये है हमारे पास कॉन्केव मिरर, पीछे वाला पोर्शन कोटेड है, ये वाला पोर्शन हमारा रिफ्लेक्टिंग है। ये है हमारा P, ये है हमारा F, ये होता है हमारा C। ठीक है, तो अभी कौन क्या है अभी देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा मिरर है वो एक स्फीयर का एक पार्ट है, उसका जो जियोमेट्रिकल सेंटर रहेगा, यानी अगर हम उसको एक पेपर में से पलटा के रख दें तो वो जरूर एक सर्कल बनेगा। उस सर्कल का जो सेंटर होगा, यानी इस मिरर का जो जियोमेट्रिकल सेंटर है, हम उसको क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे, पोल। सो पोल इट इज geometrical center of the mirror। इस पोल को हम कैपिटल P से भी डिनोट करेंगे। इस मिरर का जो सेंटर है हम उसको पोल बोलेंगे, स्फीयर का सेंटर को नहीं, इस मिरर का सेंटर को हम P बोलेंगे। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। सेंटर ऑफ कर्वेचर C वो पॉइंट है जो एक्चुअल स्फीयर का सेंटर है। ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था, उस स्फीयर का सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज द सेंटर of the sphere of which our spherical mirror is a part। यानी ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है, जिस गोला का हिस्सा है, उस गोला का सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है, उस स्फीयर का सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस स्फीयर का जो रेडियस है
उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका रेडियस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ sphere of which our spherical mirror is a part। एक चीज में और भी बोल सकता हूं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। क्यों? पोल मेरा मिरर पे लाई कर रहा है, मिरर का सरफेस में। सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा स्फीयर का सेंटर है, तो सेंटर से लेके सरफेस का जो डिस्टेंस है यही तो रेडियस ऑफ स्फीयर होता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड पोल P। C और P का जो डिस्टेंस है हम उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये कोई वास्तविक एक्सिस नहीं है, दिस इज एन इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, सो आई कैन राइट एन इमेजिनरी लाइन is an imaginary line joining C and P is my principal axis। this is an imaginary line joining C and P, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब से मैं थोड़ा ये नाम लंबा है, मैं इसको पीए लिख दूंगा। ऐसा आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, एग्जाम में आपको प्रिंसिपल एक्सिस पूरा लिखना है। मैं अपने क्या कहते हैं सहूलियत के लिए ऐसा लिखूंगा, या फिर कन्वीनियंसी के लिए प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? अब देखिए, एक कॉनकेव मिरर को लीजिए, कॉनकेव मिरर, फिर से कॉनकेव मिरर को लीजिए। इस कॉनकेव मिरर को आप ग्राउंड में, जमीन में सन की तरफ फेस कीजिए। उसके आगे एक पेपर लीजिए और आप देखिए पेपर में आपको एक ब्राइट सर्कल नजर आएगा। आप उसको आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब वो ब्राइट सर्कल बहुत ही छोटा सा पॉइंट होगा और काफी ज्यादा ब्राइट होगा। उस पॉइंट में आपका पेपर जलने लगेगा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्यों? जो हमारे सन से जो रेज आते हैं, फोकस यानी जहां पे कि हमारा अगर रेज पैरेलल आते हैं, बहुत दूर से जो रेज आते हैं, बहुत दूर से आने वाली रेज जहां पे कन्वर्ज हो जाते हैं मिरर से टकराने के बाद, यानी रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से टकराने के बाद बहुत से दूर से आने वाली रेज जहां पे कन्वर्ज होती हैं, जहां पे मिल जाती हैं, उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, सो प्रिंसिपल फोकस को मैं लिखूंगा रेज, इट इज द पॉइंट वेयर rays coming parallel to principal axis converge after reflection from mirror। यानी वो जो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आने के बाद मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट में कन्वर्ज हो जाती है सिंगल पॉइंट में, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस या प्रिंसिपल फोकस। हमारे एक्चुअली जो फैक्ट है वो एक फोकस एक ही नहीं होता है, फोकस इन्फिनिट नंबर ऑफ फोकस होते हैं।
जिस प्लेन में सारे फोकस लाई करते हैं उसको बोलते हैं फोकल प्लेन। लेकिन हमारे सिलेबस में अभी उतना जानने का जरूरत नहीं है, हम बस इतना जानेंगे अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती है, कन्वर्ज कर जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। ठीक है, तो लिख लिया हमने ऑलरेडी। सो अभी ये है हमारा F, यहाँ पे कहीं पे है हमारा C, यहाँ पे हमारा P। सो हम बोलेंगे व्हाट इज फोकल लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो दूरी है हम उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। सो डिस्टेंस is the distance between principal focus and pole P, पोल को P ही लिखेंगे, एंड पोल P। और ये हमारे पास डिस्टेंस था R, कैपिटल R। ये जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये होता है R/2, और F से P भी R/2। ये C से P डिस्टेंस है R। F क्या करता है, F लाइज इन मिड ऑफ C एंड P। सो ये भी लिख सकते हैं F प्रिंसिपल फोकस, F लाइज इन बिटवीन in midway between C and P. F lies midway between C and P. Therefore, I can say that focal length F is equal to R/2, where R is the radius of curvature of the spherical mirror. If अगर C और P का जो डिस्टेंस था वो कितना था, R। C और P का जो डिस्टेंस है वो है मेरे पास R। मेरा जो फोकस है वो बीचों बीच लाई कर रहा है। सो जो C और F का डिस्टेंस कितना होगा, R/2, और F और P का जो डिस्टेंस है वो भी कितना होगा, R/2। सो F इज इक्वल टू R/2। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये सिर्फ तभी और तभी है जब हमारा मिरर का एपर्चर कम है। अभी आप पूछेंगे सर ये नया टर्म क्या बोल दिया आपने, एपर्चर। चलिए देखते हैं एपर्चर क्या है। एपर्चर क्या है, एपर्चर इट इज द डायमीटर, ये जो डायमीटर है इट इज द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये मिरर जो है किसी स्फीयर का पार्ट है। उस मिरर को अगर मैं एक प्लेन ऑफ पेपर में रख दूंगा, एक पेपर के प्लेन में रखूंगा, तो वो भी एक सर्कल बनाएगा। उस सर्कल का जो डायमीटर बनता है हम उसको बोलते हैं एपर्चर। जनरली mn से डिनोट करते हैं, mn से डिनोट करते हैं जनरली। सो मैं बोलूंगा एपर्चर इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, the diameter of the circle formed by the projection of the spherical mirror of the spherical mirror on a plane। यानी स्फेरिकल मिरर जो है अगर आप उसको किसी प्लेन में रख देंगे, उस प्लेन में वो क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। उस सर्कल का डायमीटर को हम बोलेंगे एपर्चर। हमारे सिलेबस में या हमने जो भी एजम्पशंस लिया है F इज इक्वल टू R/2, ये तभी और तभी एप्लीकेबल है जब मेरा जो एपर्चर हो वो काफी स्मॉल हो। यानी जो एक्चुअल स्फीयर जिससे मेरा स्फेरिकल मिरर जो बना है, जो स्फेरिकल मिरर मेरा जो पार्ट है उसका एक्चुअल स्फीयर काफी बड़ा हो, और जो हमने मिरर जो मैंने कट किया है वो उस स्फीयर के सामने काफी छोटा हो, तभी हमारे ये सारे कैलकुलेशंस एप्लीकेबल हैं। ठीक है, इतना जानने की जरूरत नहीं, बस एनसीईआरटी में तो बस एक ही लाइन लिखा है। क्यों ऐसा लिखा है वो 11th 12th क्लास में भी आता है, पैराक्सियल रेज क्या होते हैं, अभी जानने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखिए। वी जनरली डील विथ स्फेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल एपर्चर। नोट में आप लिख सकते हैं वी जनरली नहीं,
we deal with spherical mirrors of small aperture, small यानी पूरे बड़ा स्पीयर के मुकाबले ये जो मिरर का जो पोर्शन है ये काफी छोटा है, ऑफ स्मॉल अपर्चर। स्पीयर मान लेते हैं काफी बड़ा है, ये मिरर जो हिस्सा है, ये मिरर का जो हिस्सा है वो स्पीयर के मुकाबले काफी छोटा है। नेक्स्ट इज रे डायग्राम। रे डायग्राम क्या है? अभी सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि रे डायग्राम क्यों जरूरी है। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रे डायग्राम, concept of ray diagram, and then we'll learn the rules for drawing the ray diagrams। उसके बाद हम सीखेंगे मिरर के किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रहने पे उसका इमेज किस पोजीशन पे बनता है, कैसा बनता है, पूरा का पूरा वो पढ़ेंगे। सो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।